पहले रविंद्रनाथ टैगोर नहीं जाने दीजिए, नहीं लोग थोड़ा साउंड कम कर। रविंद्रनाथ टैगोर आगे आ जाइए ना, आगे आ जाइए, खाली में तो आगे जाइए, इतने लोग खाली में आगे जा वो हटा के बनाइए ना, सब वो एकदम शांत रहिए। हमारे विचारक जो मंच पर खड़े हैं बहुत अच्छी अच्छी बात बताने जा रहे हैं, ध्यान पूर्वक सुनना है। ये आपका जो देवालय है, एक मिनट अब शांत हो जाइए आप। आपका जो देवालय है इस पर दूसरों का कब्जा क्यों है? इसके लिए आप सब लोग स्वयं जिम्मेवार हैं, कोई और आदमी नहीं जिम्मेवार है। क्योंकि आपके पक्ष में प्रधानमंत्री वीपी सिंह, प्रधानमंत्री चंद्रशेखर, बंगाल के मुख्यमंत्री ज्योति बसु और इन सब के ही पहले रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा, बिहार के मुख्यमंत्रियों को समय समय पर कि बोध गया का जो महाबोधि महाविहार का अधिनियम है 1949, इसको खत्म करो और इसको बौद्धों के हवाले करो। लेकिन आज तक नहीं हुआ। करीब करीब 300-400 वर्ष से, इससे पहले आपके ही नियंत्रण में था, क्योंकि इसकी स्थापना आपके ही बाप ने की थी, भगवान बुद्ध ने। और मेरा ऐसा मानना है कि हम लोग बुद्ध के संतान हैं। बुद्ध का जन्म बिहार में ही हुआ, बुद्ध हमसे पहले हुए, हम बाद में। हम बुद्ध के वारिस हैं। इस परंपरा और ज्ञान को हमको आगे बढ़ाना है। कुछ नहीं हुआ, समय समय पर अलग अलग राजाओं ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया, लेकिन हम लोग इतने नालायक निकले कि हमें ही नहीं मालूम है कि मेरा देवालय कौन है। नतीजा ये है कि पत्थर और गोबर पूजते हैं और मूर्खों को पंडित का के घर पर बुलाकर उसका आप लोग पाँव आच्छादन करते हैं। बोलिए, करते हैं कि नहीं करते? तो मूर्खों को कुछ नहीं दिया जाता है। भगवान बुद्ध ने भी कहा मूर्खों को दूर रखो। मंगल गाथा में ही पहला लाइन, पहला गाथा का पहला लाइन है, मूर्खों की संगति मत करो। जब आपका बाप ज्ञानी है, आपकी परंपरा और आपकी विरासत में ज्ञान देके गया, तो आप गोबर क्यों पूजते हैं? ये जगदेव की भूमि है, इस पर विचार कीजिए, चिंतन कीजिए। कल जो सरकार जो है ना, वो आपको बुला कर दे देगी, ये अपना संभालो, ये ताला और चाबी रखो और संभालो इसको। अब हम लोग हट रहे हैं, अपनी नालायकियत को खत्म कीजिए। बहुत कम लोग आए हैं। मैं गौतम बुद्ध समिति को धन्यवाद देता हूँ, ये कम समय में इतने लोग जुटाए, लेकिन फिर भी कम है तो फिर भी अफसोस नहीं है। इस संदेश को दूर दूर तक फैलाइए। एक विदेशी दुबला पतला आदमी अनागारी धनपाल 140 साल पहले, कृपया शांति बनाए रखिए। ये सब बात आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। जो मैं जितना बोल रहा हूँ इसको आपको कहीं नहीं मिलेगा। बहुत मेहनत करके पढ़ना पड़ेगा, तब आपको पता लगेगा। अनागारी धनपाल ने लड़ाई छेड़ी उस महंत के खिलाफ जिसको बड़े बड़े राजाओं से भी अधिक संपत्ति था और सरकार और शासन सत्ता से उसकी सांठगांठ थी। समझ लीजिए कि कमजोर भक्ते तो बाद में हुए, इससे पहले हमारे आपके जैसे एक साधारण आदमी थे, उनको इस बात का अफसोस था जब अखबार में पढ़ा बुद्ध गया पर ब्राह्मणों का, जालिम ब्राह्मणों का कब्जा है। ये बौद्धों को वहाँ घुसने नहीं देता, जानवरों की हत्या होती, व्यभिचार होता, बुद्ध की मूर्ति को विकृत रूप में, अलग अलग रूप में
शोभा बढ़ाने के लिए, जैसे हम लोग अपने दरबार अपने दरवाजे पर बड़ी बड़ी मूर्तियां रखते हैं सुंदर रखने के लिए, उस तरीके से उसने बुद्ध की मूर्ति लगा रखी थी। इसके अलावे कुआं से पानी भरने के लिए वो जो बांस में जो एक वजन डाला जाता है, उस वजन उस पत्थर की जगह पर बुद्ध की मूर्ति डाल रखा था। सोच लीजिए कितना बड़ा अपमान है। और वो किताब मैं अभी 2 कॉपी लेके आया हूँ, किन्हीं के पास होगा, बुद्ध गया और एडविन एर्नॉल्ड, उस किताब को जिन सज्जन के पास भी मिला होगा उसको पढ़िए और सबको बताइए। मैं माइक में इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि माइक से कुछ नहीं होने वाला है। ये चिंतन का विषय है, चिंतन कीजिए बंद कमरे में। ये फटीली, ये आपकी फटी गली कली क्यों है? गरीबी, बेबसी, लाचारी क्यों है? अशिक्षा क्यों है? बुद्ध के संतान गरीब कैसे हो गए? अम्बेडकर का संतान गरीब कैसे हो गया? ये सोचने का विषय है अपने आप में। बहुत बड़े घर के लड़के थे, लंका के रहने वाले। अखबार में जब पढ़ा कि बुद्ध का ये दुर्दशा है, वहाँ व्यभिचार होता, वहाँ बौद्धों को घुसने नहीं दिया जाता। उस जमाने में कोई गरीब आदमी तो बौद्ध जाता नहीं होगा, अमीर आदमी ही जाता होगा। रेशम के कपड़े, सोने और चांदी लेके जाता होगा और महल एक पैसे ले लेता था और घुसने नहीं देता था लोगों को। ये सब एक साधारण आदमी नगारी संतान ने किया, जिसका जन्मदिन 17 सितंबर को है। ये ऐतिहासिक दिन है, ये अधिकार है आप लोग के लिए कि आप लोग के दिन पहुंचे और नीतीश से कहिए कि हमारा हक दो, मेरा देवालय मुक्त करो। देवालय नहीं मुक्त हो गया, वो समाज की प्रतिष्ठा नहीं होती, आपकी प्रतिष्ठा नहीं है। जहाँ हाथ रख के कर दूंगी, आपको अपना पट्टी तक नहीं मालूम है। कोई कब हो गया कुशवाहा, मैं इससे ज्यादा इस विषय पर कुछ नहीं बोलूंगा, नहीं तो बहुत लोगों की भावना आठ हो जाएगी। कोई शब्द तो कोई ये शब्द से बना, इस वंश की माता महामाया थी कुशवाहा, क्या मतलब? तो आप लोग चिंतन कीजिएगा। यहाँ पे एक एक विद्वान लोग बैठे हैं, शब्दों की भारतीय उत्पत्ति को जानने की जरूरत है। आपकी बेवसी और लाचारी यही है। इसका देवालय मुक्त नहीं रहता, वहाँ शैतानों का कब्जा रहता है। अपनी प्रतिष्ठा और अपनी आध्यात्मिक मुक्ति को चाहते हैं। के खिलाफ लड़िए, तलवार से लड़ने की जरूरत नहीं है, कलम की लड़ाई है। आपके पक्ष में मैं और भी बता देता हूँ आप लोगों को कि 2005 में भारत के जब राष्ट्रपति APJ कलाम थे, उन्होंने बिहार सरकार को चिट्ठी लिखी, गवर्नर को। उस समय राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था। हेलो सर, आप लोग थोड़ा शांत रहिए, शशिकांत बोल रहे हैं। बिहार सरकार ने उसको चिट्ठी लिखी और ये लिखा कि बिहार में अल्पसंख्यकों खासकर बौद्धों की दशा बहुत ही दयनीय है, दुखद है, इनको संरक्षित करने की जरूरत है। और इस दिशा में BTMC जो कमेटी है, जिसको कि हिंदी में हम लोग बोलते हैं महाबोधि महाविहार प्रबंधन समिति, ये 9 आदमी की कमेटी है। ये 9 आदमी में आप 4 ही हैं, आपका थोड़े कुछ चलेगा। वहाँ 5 आदमी दूसरे लोग हैं और उन 5 आदमी में एक अध्यक्ष भी है।
तो आपका तो सुनने भी, आपको तो बोलने भी नहीं देगा और नहीं बोलने देता है। आज भी जो चाहता है वो करता है। अभी हाल की बात बता देते हैं, समय पर खाता बही नहीं देने के चलते भारत सरकार को बीटीएमसी को 80 लाख रुपए का हर्जाना देना पड़ा है। ये 80 लाख रुपए हम लोगों का है। क्या गुनाह किया हम लोगों ने कि 80 लाख रुपया हम लोगों को हर्जाना देना पड़ गया? समय पर आपने इस हिसाब का ब्यौरा नहीं दिया। नतीजा ये है कि विदेशों से दान चंदा आता था वो रुक गया और उसके बदले में 80 लाख रुपया सरकार ने जुर्माना ठोक दिया। जब मैंने उसके सचिव से पूछा कि जनवरी महीने में गए बुद्ध गया में, मैडम वो एक महिला अभी बनी है सेक्रेटरी, मैडम सुने 80 लाख रुपया जुर्माना लग गया। तो मोदी झुका के कहती है नहीं वो हम लोग वापस ले आएंगे। अब वापस ले आइएगा? ये तो दूसरा प्रश्न है। पहला प्रश्न ये है कि ये गलती हुई क्यों? अगर बौद्ध हित का संचालक होता, बौद्ध हित का अध्यक्ष होता, बौद्ध हित का सचिव होता और बौद्धों की संख्या अधिक होती पूर्ण बहुमत में, तो ये नौबत ही नहीं आती। तो आपको जान के आश्चर्य रहेगा कि बीटी एक्ट 1949 में जो बना, इसका पहला बौद्ध सचिव जो है ये भट्टे जी है। ये भट्टे जी 46 साल के बाद आपका घर आपका है, आपको कब्जा तो दूर, आपको घुटने में 46 साल लगते हैं। आपकी कमी है ना साहब। आप एक दिन भी नहीं जानने की भी कोशिश नहीं किए। घेराव क्या कीजिएगा? आपको पता ही नहीं है कि आपका घर कहाँ है, कब्जा कैसे है, खतियान कहाँ है, खाता कहाँ है, बाप कौन है, किस बात में बनाया, आपको पता नहीं। तो जानने के लिए जरूरत है। इसीलिए आने का मकसद यही है। ज्ञान की सारी बातें किताब में गूगल ने लिख रखा है, पढ़िए, खरीदिए और पढ़िए। लेकिन ये जो बातें हैं ये आपके अस्तित्व को, आपके चुनौती के लिए ललकार है और इसीलिए आपकी कोई गिनती नहीं है। आप कलेक्टर हो जाइए, एसपी हो जाइए, मंत्री हो जाइए, चीफ मिनिस्टर हो जाइए, सब चीज तो हो ही चुके, लेकिन आपकी अपनी हैसियत क्या है उसको नाप के देखिए। तब वो इसकी आपकी हैसियत नहीं है क्योंकि आपको अपने देवता का पता नहीं है। आप झूठे देवताओं की पूजा करते हैं, आपको अपने पुरखे का पता नहीं है। मेरे रोने का कारण यही सब है। कभी मुझे मालूम हो गया और आप लोग को मालूम नहीं हो रहा है। आप लोग भी जानिए, क्यों नहीं जानते? ये पैसा जेब में रखने का क्या मतलब? मरना तो सबको, प्रतिष्ठा नहीं है, कुछ भी नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि पैसे की लड़ाई नहीं है, ये इज्जत की लड़ाई है। और इज्जत रहेगा तो पैसा आ जाएगा, शासन सत्ता आ जाएगी, शक्ति आ जाएगी, सारा विलासमय और वैभव आ जाएगा जो आप चाहते हैं, जिसका सपना देखते हैं। और अगर प्रतिष्ठा नहीं रहेगी तो ये सब चीज विलुप्त हो जाएगा, जो विलुप्त हो गया। हमारे जमीन जायदाद कहाँ चले गए? ये अशोक की भूमि, जयचंद्र की भूमि, अंतिम राजा जयचंद्र था जिसको गद्दार का करके मनुवासियों ने बदनाम कर। क्यों? आप लोगों को कितने लोगों को मालूम होगा कि जयचंद बौद्ध राजा थे जो मोहम्मद गौरी के खिलाफ लड़ते हुए 1194 में चंदावर के युद्ध में शहीद हो गया। इस सब बात को नहीं बताता है और हम लोग भी लिख देते हैं गद्दार जयचंद। जयचंद आपका पुरखा है, महान व्यक्ति था, आन बान और शान की रक्षा के लिए शहीद हो गया। साहब आप लोग मैं इतिहास जानिए। बाबा साहब ने इसीलिए कहा था इतिहास जानो, इतिहास जानना बहुत जरूरी है, तभी प्रगति होगी, उन्नति होगी और उत्थान होगा। शासन और सत्ता को संभाल पाओगे, नहीं तो नहीं संभाल पाइएगा। व्यक्तिवादी हो जाइएगा,
सत्ता में जाइएगा और बिक जाइएगा, आपकी कीमत लगा दी जाएगी 10 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़, 50 करोड़, 100 अरब खरीद के खत्म कर दिया जाएगा। इसके एक नहीं बहुत उदाहरण है और आज भी आपके सामने उदाहरण है। रूठ जाने की जरूरत नहीं है। समाज वही मजबूत होता है जो शहादत देना जानता है। आपने किया ही क्या? चिंतन का विषय है। मैं फिर उस विषय पर आता हूँ कि अब्दुल कलाम ने जो 2005 में बिहार सरकार को चिट्ठी लिखी थी, वो चिट्ठी में ये था कि बिहार में बौद्धों की दशा बहुत ही दयनीय है, दुखद है और इनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए 1949 का जो कानून बना हुआ है बुद्ध गया महाविहार को नियंत्रण करने के लिए, इसमें बौद्धों की संख्या 4 है, कम है। और संख्यक है 9 में 4 ही है, इसको बढ़ा के 6 करो। और जो अध्यक्ष जो कलेक्टर बनता है ये कलेक्टर नहीं बनेगा, 24 घंटा के लिए कोई बौद्ध भिक्षु इसका अध्यक्ष होगा। उस समय होम कमिश्नर जो थे एक विश्वास साहब थे, बहुजनवादी मानसिकता के आदमी। उन्होंने तुरंत फोन उठाया और सरदार गोटा सिंह को फोन किया, सर ऐसी ऐसी चिट्ठी आई है, क्या कहना है? बोले कि ठीक है, तुम फाइल में सब बना के भेजो, मैं कर दूंगा। होम कमिश्नर ने फाइल पूरी मेहनत करके फाइल बनाई, हर प्रश्न का जवाब दिया और गवर्नर को भेजा चिट्ठी, फाइल बना के चिट्ठी के साथ। अफसरशाही इतना बदमाश होता है कि इसका अंदाजा आप लगा लीजिए। वहाँ का अफसर लिख के भेज दिया कि आप डायरेक्ट फाइल मत भेजिए, आप चीफ सेक्रेटरी के मार्फत फाइल भेजिए। यहाँ गवर्नर इंतजार कर रहा है कि फाइल अब आएगा तो हम ऑर्डर करेंगे। क्योंकि ये इतने बड़े ओहदे पर बैठा हुआ आदमी भी कितना लाचार और जीवत है, नौकरशाही के चलते। चुप, गवर्नर कुछ नहीं बोल रहा है की स्थिति में है, इंतजार कर रहा है। फाइल लौट के आ गई, फिर एक विश्वास होम कमिश्नर के पास। होम कमिश्नर ने फिर चिट्ठी लिख के फाइल को पढ़ाया आगे। होम कमिश्नर चीफ सेक्रेटरी के मुख्य सचिव के पास फाइल को भेजा। उस समय कंग साहब जीएस कंग, जो नीतीश कुमार के सबसे चहेते चीफ सेक्रेटरी थे, वही थे IAS अफसर। इसने कई उल्टे सीधे प्रश्न करके फाइल को भेज दिया वापस होम कमिश्नर के पास। फिर इस अफसर ने फिर मेहनत करके उसका जवाब दिया तो कंग साहब जो चीफ सेक्रेटरी थे उन्होंने जवाब दे दिया, हाथ उठा दिया कि क्योंकि बिहार में अभी राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, अभी इलेक्शन होने वाला है, एक लोकप्रिय सरकार का गठन होने का इंतजार करना चाहिए हम सबों को, लोकप्रिय सरकार इस पर निर्णय करेगी। यह कहके फाइल होम डिपार्टमेंट में लौटा दिया गया। आपको जान के आश्चर्य रहेगा कि यह महाबोधि महाविहार बुद्ध गया में है, जिसके प्रदर्शन के लिए हम लोग 17 तारीख को जुटने वाले हैं। इसका नियंत्रण गृह विभाग विशेष शाखा के अंतर्गत है। ये सीधे सीधे सरकार के कंट्रोल में है, बात जान लीजिए। और तब से ये फाइल आज तक धूल फाँक रही है होम स्पेशल डिपार्टमेंट में। मुझे ये बात के विश्वास साहब ने खुद बताया। मैं जब कलकत्ता गया था उनसे मिलने, वो जल्दी मुझे अनजान समझ के बात नहीं करना चाह रहे थे, वो बात नहीं करना चाह रहे थे। मैं 1-1.5 घंटा उनके पास बैठा रहा। उस समय मेरी दाढ़ी भी बहुत लंबी और बाल भी बहुत लंबे थे, सफेद कपड़े में। कोई भी अनजान आदमी थे, आदमी को तो भय लगेगा, बात ही नहीं करना चाह रहे। खोदते बहुत काटते तब वो खुले तो 1.5 घंटा हमको लगा इस कहानी को बताने में। उनको वो बहुत सी बातें बताई। वो हमको यहाँ तक कहे एक होम कमिश्नर बिहार सरकार का बहुत बड़ा पदाधिकारी होता है और उसकी बात को झुठला देना, न मानना, ये एक अपमानकारी चीज है।
इससे मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंचा, ऐसा उन्होंने कहा। और फिर व्यक्ति ने ये काम किया, ये गलत किया। और ये भी कहा कि गवर्नर भूटा सिंह इंतजार करते रह गए कि फाइल अब आएगी, अब आएगी, अब आएगी। फाइल के बीच में ही भूलता रहा और मामला खत्म हो गया। जो इस बात का है साथियों कि आप लोग बड़ी संख्या में पहुंचिए, बिहार सरकार पर दबाव पड़ेगा। ये कानून बिहार सरकार बनाई है, दिल्ली की सरकार नहीं बनाई है, इसलिए आप दिल्ली में कुछ भी कीजिएगा कोई असर नहीं पड़ने वाला है। इसका असर पटना में जब आप कीजिएगा तब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पर इसका असर पड़ेगा, क्योंकि तब इसको वोट की चिंता सताएगी। और आपको जानकर ये खुशी होगी, जिस टाइम नीतीश ने एक अच्छा काम किया, जातिगत सर्वे करवाया, तो बौद्धों की संख्या 1,12,000 है जी। बिहार की बात नहीं है, 1,11,000 है, 1,11,000। ये उस समय है जब लोगों को कुछ नहीं पता था। सब लोग डरते थे वोट लिखने में, कहने में कि मेरा रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा, हमको लोग जात से हटा देगा, कटाई पर से हटा देगा, बेटा बेटी का ब्याह नहीं होगा, सरकार भी तंग करेगी कि अरे तुम वोट नहीं दिया, तुम्हारा इलेक्शन तो नहीं है, तुम्हारा कैसे खोज रहा है। लेकिन अब ये सब स्थिति खत्म हो गई है, लोगों का भय खत्म हो चुका है, लोग समझ चुके हैं शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जो बहुत बनेंगे उनको आरक्षण है, नहीं तो 90 में नहीं है। ये VP सिंह ने ये प्रावधान कर रखा है, OBC के लिए नहीं। इन सब चीजों को जानने और समझने की जरूरत है। अपने गांव के नीचे के हकीकत को जानना ज्यादा जरूरी है। हमारे मित्र हैं बौद्धाचार्य हैं, उमेश कोयली कह रहे थे कि ब्राह्मण सब जानता है कि पुष्यमित्र शुंग की हत्या, पुष्यमित्र शुंग ने बृहस्पति की हत्या की, लेकिन कितना कोई इनको मालूम है कि बृहस्पति की हत्या किसने की? यही सर्वे करा के देखो, नहीं मालूम। साथियों, जरूरत है इतिहास जानने की। और उस कानून की बात भी कह दे रहा हूँ जो 1950 में लड़ाई झगड़े के बाद अनागारी के प्रयास से जो कानून बना, जिसमें आपको 4 ही स्थान दिया, 40% आपको शेयर मिला है, 60% मुझे तो बैठा हुआ है। और उसमें क्या लिखा हुआ है? पहला नंबर महंत का है, पहला नंबर महंत का है। दूसरा है वो महाकांड करेगा आपके पूजा स्तर में, आपके हिमालय में, आपके करेगा। लिखा हुआ है कानून में, कानून को निकाल कर पढ़ लीजिएगा। सर कानून को हटाना है, इसलिए बीसी है 1949 को खत्म करना है। 100% मौसम के हवाले करो और पटना में आप पहुंचेंगे बिहार के लोग, सरकार जरूर समझेंगे। मौसम के लिए ज्ञानियों के लिए भगवान का साथ हुआ है, सरकारी में बहुत बड़ा बदलाव रहा है। तो उम्मीद है और जगह से दिखाएगी। और आपका ये कम से कम ये न्यूनतम मांग जरूर मांगेगी कि भाई जब कलेक्टर अब अध्यक्ष नहीं होगा और कोई घंटे की का अध्यक्ष होगा और आपकी संख्या 100 से भी बढ़ सकती है, लाखों में पहुंचेगा। 5 लाख का नारा सोच समझ के दिया गया है, कहीं नहीं है कि हवा में बोल दिया गया है। सारे चिंतन और मनन करने के बाद और तकलीफ तो उठानी ही पड़ेगी अपने देवालय के मुक्ति के लिए। ऐसा नहीं कि आंसू लीजिए भरे जाके भुला जाइए, तो गांठ बांध लीजिए छाती में।